हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। हम देख रहे थे बायोलॉजी क्लास में हमने देखा था। इससे पहले लीवर के बारे में पढ़ रहे थे। लीवर में बाइल जूस होता है जिसमें पानी और सॉल्ट होते हैं, कुछ फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, इनके बारे में देखा था। लीवर में एंजाइम नहीं पाए जाते। अगर क्वेश्चन में पूछ रहे कि कौन से ग्लैंड है जो हमारे, कौन सा जूस है जो हमारे जूस में एंजाइम नहीं पाया जाता, वो है बाइल जूस। बाइल जूस में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, इसमें सॉल्ट होता है। ये सॉल्ट जो है इमल्सिफिकेशन कराता है, पाइसीकरण कराता है। जो हम लोग फैट लेते हैं, लिपिड लेते हैं, उसका पाइसीकरण कराता है। अब हम आगे देखेंगे, हमारा आगे का जो वो डाइजेस्टिव सिस्टम का है, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज अग्नाशय। हम देखेंगे पैनक्रियाज अग्नाशय। ये ड्यूडेनम वाले पार्ट से ही कनेक्ट रहता है। ये ड्यूडेनम वाले पार्ट से ही हमारे कनेक्ट रहता है पैनक्रियाज अग्नाशय। ये एक लीफ लाइक ऑर्गन है, पत्ती नुमा संरचना है, जो हमारे ड्यूडेनम वाले पार्ट से स्मॉल इंटेस्टाइन में कनेक्ट रहता है। इसकी जो खोज हुई, उस लैंगरहेंस ने इसकी खोज की। इसकी जो डिस्कवरी की वो लैंगरहेंस ने की। इसकी जो डिस्कवरी की वो लैंगरहेंस ने की। इसकी खोज दो लैंगरहेंस ने की। पैनक्रियाज एक लीफ लाइक ऑर्गन, पत्ती नुमा संरचना। इसमें 4 टाइप की सेल पाई जाती है। पैनक्रियाज में हमारे 4 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। 4 टाइप की सेल पाई जाती हैं। फर्स्ट अल्फा सेल, सेकंड बीटा सेल, और थर्ड डेल्टा सेल और एफ सेल। 4 टाइप की सेल पाई जाती है हमारे पैनक्रियाज में। 4 टाइप की सेल पाई जाती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और एफ सेल। लैंगरहेंस ने जब इसकी खोज की तो उसने इन सेलों को अपने नाम पर रखना चाहा। लैंगरहेंस ने इस सेलों को अपने नाम पर रखना चाहा। तो लैंगरहेंस, आइसोलेट ऑफ लैंगरहेंस, लैंगरहेंस की दीपिकाएं, इनको आइसोलेट ऑफ लैंगरहेंस, आइसोलेट ऑफ लैंगरहेंस। आइसोलेट ऑफ लैंगरहेंस, लैंगरहेंस की दीपिकाएं भी कहते हैं इनको। लैंगरहेंस की दीपिकाएं भी कहते हैं। लैंगरहेंस की दीपिकाएं। ये 4 टाइप की सेल होती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और एफ सेल। ये 4 टाइप की सेल होती हैं। अब अल्फा सेल जो है वो हार्मोन्स बनाती है, बीटा सेल भी हार्मोन्स बनाती है और डेल्टा सेल भी हार्मोन्स बनाती है। ये तीनों सेल जो है, अल्फा, बीटा, डेल्टा, ये हार्मोन्स बनाती हैं। और जो सेल हार्मोन्स बनाती है उनको हम लोग कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथियां। अब ये 3 सेल बनाती हैं हार्मोन्स। ये तीनों सेल हार्मोन्स बनाती हैं, तो इनको हम लोग कहेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। इनको कहेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां या अंतःस्रावी ग्रंथि, इनको कहेंगे हम लोग, जो सेल हार्मोन्स बनाती हैं। अब हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का चल रहा है, तो हम देखेंगे डाइजेस्टिव में कौन सी सेल हेल्पफुल है। तो ये एफ सेल जो है ये बनाती है जूस। एफ सेल जो है ये बनाती है जूस। कौन सा जूस? पैनक्रिएटिक जूस। पैनक्रिएटिक जूस, ये सेल बनाती है जूस। हमारी जो एफ सेल है वो बनाती है जूस। कौन सा जूस? पैनक्रिएटिक जूस बनाती है। पैनक्रिएटिक जूस, इसमें
एंजाइम है प्रेजेंट होते हैं। लीवर में जो बाइल जूस था उसमें एंजाइम नहीं, वो सॉल्ट की वजह से इमल्सिफिकेशन हो रहा था, परंतु इसमें पैनक्रियाज में जो है उसमें एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। और हमारे डाइजेशन में हेल्पफुल कौन से होते हैं? एंजाइम, ये हमने पहले ही पढ़ चुके थे। अब पैनक्रिएटिक में एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। हमारे जो पैनक्रिएटिक जूस में है एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। और जो ग्लैंड्स जूस बनाती है, जो ग्रंथि जूस बनाती, जो सेल जूस बनाती हैं, उनको कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। हम इनको कहेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, हम इनको कहेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। बहिस्रावी ग्रंथियां, एक्सोक्राइन ग्लैंड, बहिस्रावी ग्रंथियां। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारी बॉडी में कौन सा ऑर्गन है, हमारी बॉडी में कौन सा ऑर्गन है, कौन सा ग्लैंड है? पैनक्रिएटिक को ऑर्गन भी कहेंगे, ग्लैंड भी कहेंगे। ग्लैंड इसलिए कहेंगे क्योंकि ये जूस बनाता है, तो हम इसको ग्लैंड भी कहेंगे और ऑर्गन भी कहेंगे। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि हमारे बॉडी में कौन सा वो ऑर्गन है या कौन सी वो ग्लैंड है जो मिक्स ग्लैंड है, जो मिक्स ग्लैंड है, ये अंतःस्रावी है और बहिस्रावी भी है, एंडोक्राइन है और एक्सोक्राइन भी है, तो उसका आंसर होगा पैनक्रियाज। पैनक्रियाज हमारे शरीर में मिक्स ग्लैंड है, जो बहिस्रावी ग्रंथियां हैं और अंतःस्रावी भी ग्रंथियां हैं, जो हार्मोन्स भी बनाती हैं और जूस भी बनाती हैं। अब हम आगे देखेंगे एफ सेल, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हेल्पफुल एंजाइम, जो सेल हेल्पफुल है, हम पहले उनके बारे में देखेंगे। अब हम देखेंगे एफ सेल के बारे में, जो पैनक्रिएटिक जूस है, पैनक्रिएटिक जूस के बारे में देखेंगे। इसमें एंजाइम प्रेजेंट होता है, इसमें एंजाइम प्रेजेंट होता है, और एफ सेल बनाती है पैनक्रिएटिक जूस। पैनक्रिएटिक जूस बनाती है, इसमें 3 टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं। पैनक्रिएटिक जूस में 3 टाइप्स के एंजाइम पाए जाते हैं, 3 टाइप्स के एंजाइम पाए जाते हैं। फर्स्ट एमाइलेज, फर्स्ट एमाइलेज, इससे पहले हमने पढ़ा था एमाइलेज, सुन के आपको लगता होगा हमने इससे पहले पढ़ा है। इससे पहले हमने पढ़ा सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम, जो लार में पाया जाता है, और ये खाली एमाइलेज है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ये खाली एमाइलेज है। इसके बाद लाइपेज, लाइपेज, और फिर ट्रिप्सिन, इसके बाद ट्रिप्सिन। इसमें 3 टाइप्स के एंजाइम पाए जाते हैं, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन, 3 टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं। और अभी तक हमने जो भी खाया, जो भी डाइजेशन हमारी बॉडी ने किया, अभी तक किसी चीज का कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ, पूरी तरह से डाइजेशन किसी भी चीज का नहीं हुआ। कार्बोहाइड्रेट माउथ में डाइजेशन हुआ, वो पार्शियल डाइजेशन था, आंशिक रूप से। उसके बाद हमारे पेट में, स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन हुआ, प्रोटीन का डाइजेशन हुआ, वो भी पार्शियल रूप से प्रोटीन का डाइजेशन हुआ। उसके बाद हमारी जो लीवर ने डाइजेशन किया फैट का, वो भी पार्शियल रूप से, हमारे लीवर में बाइल जूस ने जो डाइजेशन किया फैट का, वो भी पार्शियल रूप से ही डाइजेशन है, तो किसी का भी कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ। एमाइलेज करता है स्टार्च का डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, जो हम कार्बोहाइड्रेट स्टार्च की फॉर्म में लेते हैं उसका डाइजेशन कराता है। स्टार्च को 100% माल्टोज में तोड़ता है, स्टार्च को, स्टार्च को माल्टोज में, स्टार्च को माल्टोज में, स्टार्च को माल्टोज में 100% तोड़ता है, 100% स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, ये 100% डाइजेशन है। पर कार्बोहाइड्रेट का 100% डाइजेशन अभी नहीं हुआ। कार्बोहाइड्रेट का 100% डाइजेशन तब होगा जब ग्लूकोज में टूटेगा, स्टार्च फिर माल्टोज, उसके बाद ग्लूकोज में टूटेगा। इसका 100% डाइजेशन नहीं हुआ अभी, स्टार्च का माल्टोज में टूटना 100% हो गया, अब ये माल्टोज में 100% टूट गया है। इसके बाद लाइपेज,
लाइपेज एल से लिपिड्स, वसा फैट, जो हम फैट लेते हैं, जो हम फैट लेते हैं, हम लेते हैं फैट, फैट को, फैट या लिपिड्स, हम लिपिड्स लेते हैं, उसका ये डाइजेशन कराता है फैटी एसिड, फैटी एसिड, फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में, या ग्लिसरॉल में। इसका जो वसीय अम्ल, फैटी एसिड वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल, या ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में हमने फैट लिया, लिपिड्स लिया, इसका 100% डाइजेशन हुआ, इसका 100% डाइजेशन हुआ। और हमारे फैट का जो डाइजेशन है 100%, वो हमने सबसे पहले जो देखा था, जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किया, तो उससे हमने देखा था कि फैट का जो कंप्लीट डाइजेशन हो फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में हो जाता, तो फैट का कंप्लीट डाइजेशन हो गया। इसके बाद ट्रिप्सिन, इसमें पी है, पी से प्रोटीन, ट्रिप्सिन जो है डाइजेशन कराता है प्रोटीन का, प्रोटीन का, ये प्रोटीन का डाइजेशन कराता है, प्रोटीन का डाइजेशन कराता है। प्रोटीन लेते हैं हम, प्रोटीन, इसके बाद पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स में बदलता है, प्रोटीन पेप्टाइड्स या पेप्टोन, पेप्टाइड्स या पेप्टोन में बदलता है, पेप्टोन में बदलता है, पेप्टाइड या पेप्टोन में बदलता है। अब ट्रिप्सिन जब अपना कार्य करता है, ट्रिप्सिन जब डाइजेशन कराता है, तो पेप्टाइड या पेप्टोन कंप्लीट डाइजेशन नहीं है, ये बनता है एमिनो एसिड, प्रोटीन जो बनता है वो एमिनो एसिड में कंप्लीट डाइजेशन माना जाता है, एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल में कंप्लीट डाइजेशन प्रोटीन का माना जाता है। अब प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन हो गया और लिपिड्स का कंप्लीट डाइजेशन हो गया, पूर्ण रूप से डाइजेशन इनका हो गया। अब अभी तक डाइजेशन किसका नहीं हुआ, माल्टोज का। अब हम आगे देखेंगे, अब हम आगे देखेंगे, जब हम अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन का, जब हम अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन का एनाटॉमिक करते हैं, ये ड्यूडेनम वाले पार्ट में ही है अभी सभी, ये जो चल रहा है ड्यूडेनम वाला पार्ट ही चल रहा है। जब हम अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में ही ड्यूडेनम वाले पार्ट में जब एनाटॉमिक करते हैं, इसको काटते हैं, तो इसमें क्रिप्टनुमा संरचना आती है, क्रिप्टनुमा संरचना आती है, इसमें क्रिप्ट के नुमा संरचना आती है। तो इसको कहते हैं, ये जो संरचना है क्रिप्टनुमा संरचना है, इसको कहते हैं क्रिप्ट ऑफ लीबर कोन, क्रिप्ट ऑफ लीबर कोन, क्रिप्ट ऑफ लीबर कोन। लीबर कोन एक साइंटिस्ट का नाम है, लीबर कोन जो है एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने इसकी खोज की, जब इसकी खोज की तो उसका नाम पड़ गया क्रिप्ट ऑफ लीबर कोन। लीबर जो है लीबर कोन, इसका पूरा नाम लीबर कोन का जेएम लीबर कोन, जो साइंटिस्ट थे जेएम लीबर कोन साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर जब इनकी खोज की तो इन्होंने क्रिप्ट ऑफ लीबर कोन खोजा, तो इन्होंने देखा कि इनका नाम जो पड़ गया क्रिप्ट ऑफ लीबर कोन पड़ा। यहां से फौहारे नामा, फौहारे की तरह एक एंजाइम निकलता है, एक जूस निकलता है जिसको कहते हैं इंटेस्टाइन जूस, जिसको कहते हैं इंटेस्टाइन जूस।
इंटेस्टाइन जूस, जिसको कहते हैं इंटेस्टाइन जूस। ये जो जूस है इंटेस्टाइन जूस है, ये फौहारे नामा इसमें निकलता रहता है। तो इसको किप्ट ऑफ लीवर कून ने इसको खोजा है। इसमें जो जूस निकलता है वो इंटेस्टाइन जूस, आंतीय रस। आंतीय रस, इसमें आंतीय रस निकलता है। इसमें 3 टाइप्स के एंजाइम पाए जाते हैं, 3 टाइप के, माल्टेज, माल्टेज और सुक्रेज, लैक्टेज। इसमें 3 टाइप्स की एंजाइम पाए जाते हैं, 3 टाइप्स के, जो डाइजेशन कराते हैं। अभी तक हमारे शरीर में डाइजेशन किसका नहीं हुआ? माल्टोज का, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं हुआ। तो ये माल्टेज को, ये माल्टोज को, माल्टोज का डाइजेशन कराता है माल्टेज, माल्टेज। इस माल्टोज का डाइजेशन माल्टेज कराता है, ये ग्लूकोज में तोड़ता है, ग्लूकोज में। और इस ये 2 ग्लूकोज में तोड़ता है, माल्टोज को माल्टेज 2 ग्लूकोज में तोड़ता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज में तोड़ता है। फिर उसके बाद सुक्रेज, ये जो हम खाना खाते हैं सुक्रोज, कुछ भोजन हम कार्बोहाइड्रेट जो लेते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट लेते हैं माल्टोज की फॉर्म में, और कुछ कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज की फॉर्म में, कुछ कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज की फॉर्म में लेते हैं। तो ये सुक्रोज, सुक्रोज, सुक्रोज का डाइजेशन सुक्रेज, सुक्रोज का डाइजेशन सुक्रेज करता है। ये ग्लूकोज, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ता है, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ता है। सुक्रोज 2 है, सुक्रोज को सुक्रेज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, फ्रक्टोज में तोड़ता है। इसको सुक्रोज को सुक्रेज या ग्लूकोज, जो हम लोग सुक्रोज लेते हैं, कुछ हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं स्टार्च की फॉर्म में, माल्टोज की फॉर्म में, माल्टोज का, और कुछ थोड़ा बहुत हम जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो सुक्रोज की फॉर्म में लेते हैं, सुक्रोज की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, वो सुक्रोज, सुक्रेज, उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ता है। उसके बाद हम लेते हैं लैक्टोज, उसके बाद लेते हैं लैक्टोज। लैक्टोज ये दूध की शर्करा है, लैक्टोज को हम दूध की शर्करा या दूध का कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये दूध में पाया जाता है। जो अब हमारे दूध में विटामिन सी को छोड़कर बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, सभी चीजें पाई जाती हैं। प्रोटीन, अभी तक मिल्क का जो प्रोटीन, मिल्क में जो प्रोटीन था उसका डाइजेशन हुआ है, परंतु मिल्क का पूरा डाइजेशन नहीं हुआ। मिल्क में जो प्रोटीन था उसका डाइजेशन हुआ है, उसका कंप्लीट डाइजेशन है। और हमारे मिल्क में होता है लैक्टोज, ये मिल्क शुगर भी इसको कहते हैं, लैक्टोज को हम लोग मिल्क शुगर भी कहते हैं, इसको मिल्क शुगर भी कहते हैं, इसको मिल्क शुगर भी कहते हैं। लैक्टोज को लैक्टेज, लैक्टोज को लैक्टेज, ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज,
ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ता है। जो लैक्टोज शर्करा होती है उसको लैक्टेज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ता है। अब हम देखेंगे, अब हमारा कंप्लीट डाइजेशन हो गया, हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो जाकर अब कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जिसका डाइजेशन नहीं हुआ वो बनेगा वेस्ट फूड, जिस चीज का डाइजेशन नहीं हुआ वो बनेगा वेस्ट फूड, अवशिष्ट पदार्थ बनेगा। अब हमारा जिसका, अब हम सबसे ज्यादा देखेंगे हमको क्या मिल रहा है, ग्लूकोज, सबसे ज्यादा ग्लूकोज। तो हमारी बॉडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ग्लूकोज होती है। हम जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, सबसे ज्यादा हम जो अपने खाने में चीजें लेते हैं, सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा हम लेते हैं अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट 350 से 350 ग्राम, 300 से 350 ग्राम। अब आप ज्यादा खाना खाते हैं, जिसको ज्यादा वेटेड शरीर रहता है, जो ज्यादा वो 400 ग्राम 450 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट लेते। तो हम अपने भोजन में सबसे ज्यादा जो खाते हैं वो लेते हैं कार्बोहाइड्रेट 300 से 350 ग्राम, और उसके बाद लेते हैं प्रोटीन, फिर लेते हैं लिपिड्स, उसके बाद प्रोटीन खाते हैं फिर लिपिड्स। तो सबसे ज्यादा हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और हमको एनर्जी चाहिए ग्लूकोज से। अब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम वो डाइजेशन कंप्लीट हुआ, पूर्ण डाइजेशन। अब हम देखेंगे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो गया, हमारे भोजन का जो डाइजेशन है वो कंप्लीट हो गया। अब इसका एब्जॉर्प्शन भी कराना है ना, इसका शरीर में अब डाइजेशन होगा, न्यूट्रिएंट्स अलग हो गए, अब उनको बॉडी में पहुंचाना भी है ना, जिससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है। तो ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहां पर पैनक्रियाज कनेक्ट है, और इधर हमारा जो है वो लीवर कनेक्ट है। अब ये ड्यूडेनम वाला पार्ट है, ये हमारा ड्यूडेनम वाला पार्ट है, ड्यूडेनम वाला पार्ट है। ड्यूडेनम वाले पार्ट में ही डाइजेशन कंप्लीट। अब इसके आगे ना ही कोई एंजाइम है, ना ही कोई ग्लैंड है जो जूस बनाती, तो इसके आगे कोई भी डाइजेशन नहीं होगा। जो भी अवशिष्ट पदार्थ बचे हैं वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। अब ये हमारा जेजुनम वाला पार्ट था, ये जेजुनम वाला पार्ट था। जेजुनम वाले पार्ट में कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता, जेजुनम वाले पार्ट में कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता। ये जेजुनम का जो पार्ट है ये अब हमारे भोजन को जो न्यूट्रिएंट्स हुए और जो अवशिष्ट पदार्थ हैं उसको क्रमाकुचन द्वारा, पेरिस्टालसिस द्वारा, पेरिस्टालसिस मतलब ऐसे ऐसे जो हमारी और मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, मसल्स सिकुड़ती हैं, तो वो सिकुड़न से कॉन्ट्रैक्ट से ऐसे ऐसे करके ये जेजुनम वाला पार्ट, जो हमारा जेजुनम वाला पार्ट है, ये क्रमाकुचन करके पेरिस्टालसिस करके भोजन को लाता है इलियम वाले पार्ट में। ये हमारा इलियम वाला पार्ट है, ये हमारा इलियम वाला पार्ट है, ये इलियम वाला पार्ट है। इलियम वाले पार्ट में होता है भोजन का एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है इलियम वाले पार्ट में। इलियम वाले पार्ट से ही भोजन का एब्जॉर्प्शन होता है। इलियम वाले पार्ट में कुछ इस तरह फिंगर लाइक नुमा संरचना होती है, इलियम वाले पार्ट में ही कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। इसको कहते हैं विलाय, इसको कहते हैं विलाय कहते हैं, इंग्लिश में विलाय, और इसको पढ़ेंगे विली। इसको पढ़ते विलाय है पर इसको देखेंगे तो ये विली है। इसको हिंदी में जो कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं दीर्घरोम, हिंदी में दीर्घरोम कहते हैं। अब इसमें देखिए आप, इस एरिया में सरफेस एरिया बहुत है, यहां देखिए सरफेस एरिया बहुत है। जो इसका सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया इसमें बहुत है। जब इसमें सरफेस एरिया बहुत है, इसमें न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्प्शन हो सकता है। अब इसमें जो फिंगर लाइक नुमा स्ट्रक्चर है ये बनी हुई है, इसमें इधर लगी होती है ब्लड वेसल्स, ये
लगी होती हैं, ब्लड वेसल्स यहाँ लगी होती हैं, रक्त वाहिकाएं लगी होती हैं, इसमें लगी होती हैं ब्लड वेसल्स, जो हमारा न्यूट्रिएंट्स जो हम लेते हैं इसमें ब्लड वेसल्स लगी होती हैं, रक्त वाहिकाएं लगी। ये रक्त वाहिकाएं जो होती हैं, जो हमने न्यूट्रिएंट्स लिया, जो हमने पोषक तत्व खाए, ये उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, उसको सोख लेती हैं, जो न्यूट्रिएंट्स है उसको सोख लेती हैं। जब उसको सोख लेती हैं तो ये ब्लड के थ्रू, इसको ब्लड के थ्रू, ब्लड के सहारे पूरे शरीर में जो न्यूट्रिएंट्स, जो ग्लूकोज, सब कुछ शरीर तक पूरा पहुंचाती हैं। अब हमारे शरीर को चलने के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए, पोषक तत्व चाहिए। हम देख रहे हैं तो यहाँ न्यूट्रिएंट्स, यहाँ एनर्जी चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए। अब जैसे हमने देखा था, हम ग्लूकोज खाए, ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 है। हमने लिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ने इसको जलाया, जब ऑक्सीजन ने इसको जलाया तो CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी बनी। और हमारे बॉडी को चाहिए एनर्जी, हमारे शरीर को चाहिए एनर्जी। जब हमारे शरीर को एनर्जी चाहिए तो ये ब्लड वेसल्स जो है उस एनर्जी को, उस न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब कर लेती और हमारे पूरे शरीर में भेजती हैं। हमारी सबसे छोटी यूनिट है, हमारे बॉडी की जो सबसे छोटी यूनिट है वो है सेल। हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट है वो है सेल। ये सेल तक पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ब्लड के सहारे, पूरे शरीर में आपके ब्लड है और वो ब्लड पूरे सेलों तक एनर्जी पहुंचाता है। अब हम आगे देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन और कुछ बीमारियों के बारे में, जो बीमारियां होती हैं वो हम अपनी लास्ट क्लास में देखेंगे, और उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा कंप्लीट हो चुका होगा।